इस संबंध में गुड एंड हार्ड ने कहा है कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता है कि उसको प्रकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। स्पष्ट है ना? कि यानी कि वो रिसर्च करने तो चला है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि हाँ वो अपनी प्रकल्पना को, हाइपोथेसिस को किन किन टेक्निक्स पर जांच कर सकता है। तो वो क्या है, उसके जो अध्ययन है वो क्या हो जाता है, बेकार या असफल हो जाता है। नेक्स्ट है सिद्धांत समूह से संबंधित। प्रकल्पना कैसी होनी चाहिए? सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए। सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं। उनकी प्रकल्पना किसी भी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। सामान्यतः ये ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर और आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि उनका अनुसंधान कार्य से पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसके संशोधन करने में सहायक होगा या नहीं। वे क्या लिखते हैं? एक विज्ञान तभी संबंधी बन सकता है, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों का सिद्धांत समूह पर पूर्णतः लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि प्रकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। इसलिए उनको क्या किया जाना चाहिए, प्रकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सरलता। एक जो और सबसे बड़ी विशेषता है हाइपोथेसिस की, वो है सरलता। सरल होनी चाहिए प्रकल्पना, कैसी हो, सरल हो, सरलता का गुण होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रकल्पना जटिल और परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। इसके लिए संदर्भ में श्रीमती पेवी यंग ने कहा है, अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है, वह प्रकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। उन्होंने आगे लिखा, सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है। क्या है सरलता? एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्रकल्पनाओं का तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है। विलियम ओकम का उस्तरा मतलब वो क्या कर सकता है कि जो भी हम सरल अगर होगी हमारी प्रकल्पना, तो अपन जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसको वो मार्ग दर्शाता जाएगा। अब आता है प्रकल्पना के प्रकार। कई प्रकार की प्रकल्पनाएं होती हैं जिनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं और हमारा अध्ययन किसी न किसी प्रकार की हाइपोथेसिस पर निर्भर रहता है। समाजशास्त्र में, समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्रकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की प्रकल्पनाओं का उल्लेख किया है। जैसे नंबर 1, गुड एंड हार्ड ने 3 प्रकार की उपकल्पनाएं का उल्लेख किया है। पहला, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, दूसरा जटिल आदर्श प्ररूपों से संबंधित और तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। पहला है हमारा अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, मतलब कुछ जो हमारी उपकल्पनाएं होती हैं वो सामान्य सब में एक जैसी दिखाई देती हैं या सबकी सोच उसके विषय में एक जैसी है, उसके आधार पर निर्मित होती हैं। जैसे मानव के समान ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों
वार्ताओं और विश्वासों पर आधारित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, गंजा व्यक्ति धनवान होता है। एक ये क्या है, हमारी कहावत या मुहावरा है कि जो उसके सिर पर बाल नहीं होते वो कैसा होता है, व्यक्ति अमीर होता है। लेकिन अब ये सही है या गलत है, इस पे हम पढ़ते आए हैं बचपन से। लोगों से मतलब कोई बात होती है, किसी इस तरह से वो बात को भूलता है। और जब भी हम कभी धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे दिमाग में विचार आता है, देखें इसके सिर पे बाल है कि नहीं है। तो इस आधार पे हम उसको रिलेट करते हैं। तो जब हम उसका संबंध जोड़ते हैं तो हमें लगता है हाँ सही बात है, ये मुहावरा बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर जैसे पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ठीक है। ऐसी प्रकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। ये तो ही अनुभवात्मक, अनुभवों की समानताओं के आधार पर ये प्रकल्पनाएं निर्धारित होती हैं। दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं में प्रायः एक सामान्य तथ्य एवं निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्रकल्पना अल्पसंख्यक समूहों तथा पारिस्थितिकी दशाओं से संबंधित होता है। समझ में आया? उदाहरण से हम इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, अपने अध्ययन में यह प्रकल्पना की केंद्रीयभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। ठीक है। केंद्रीयभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्रकल्पना का उद्देश्य अनुभाविक एकरूपता में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्रकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर्संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह अनुभव के आधार पर नहीं होगा, ये वाली बात कह दी। हम इसमें तर्क लगाएंगे। ऐसा क्यों कि केंद्र का गोलाकार जो भी नगर होंगे वो प्रकृति के वो होंगे, है ना, विकास के वो होंगे लक्षण। तो ये जो हम क्या करेंगे, एक तर्क के आधार पर साइंटिफिक तरीके से इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्रकल्पनाएं भी कहते हैं। चूँकि ये प्रकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती हैं, ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्न संबंधात्मक प्रकल्पना